हेलो। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो काफी टाइम से चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था कि इसको कब करेंगे डिस्कस। एंड ऑनेस्टली इट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू अवॉइड क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरे को लगता है समझाने में। बट लेट्स सी। तो ये है, हाउ डू यू राइट अ यूपीएससी सीएससी ऐसे, है ना? तो यूपीएससी ऐसे व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऐसेज? हम सब लोग जो है क्लास 10th तक तो एटलीस्ट इंग्लिश हमारे पास रहती है या हिंदी भी रहेगी, तो हम निबंध लेखन ऐसे तो हम करते हैं। बट हाउ इज यूपीएससी सीएससी ऐसे डिफरेंट? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटेंस है, बिकॉज इट रिक्वायर्स 1000 to 1200 वर्ड्स, है ना? तो 1200 वर्ड्स लिखना किसी एक टॉपिक के ऊपर इज नॉट इजी। एंड यूजुअली जो टॉपिक्स आते हैं आजकल, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे आते हैं, सो दोस टॉपिक्स आर ऑल्सो प्रिटी एब्स्ट्रैक्ट। तो वो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्या लिखे, है ना? जैसे एक ऐसे, अगर आपको याद होगा, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। तो इस टाइप के ऐसे जो है ना, बहुत फिलोसफिकल वाले में क्या है, बहुत सारे ओपन एंडेड होते हैं। अब आप इससे हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड में आप, सबसे पहला जो आइडिया आता है वो यही आता है कि शायद ये औरतों की बात हो रही है ना, विमेन की बात हो रही है, मदर्स की बात हो रही है। लेकिन आप मदर्स पे 1200 वर्ड कैसे लिखो? तो वहां पे हम कहीं अटक जाते हैं, और उससे क्या होता है, हम बहुत सारी अननेसेसरी बातें स्टार्ट कर देते हैं, या जस्ट टू फिल द पेजेस वी स्टार्ट डिस्क्राइबिंग और डिस्कसिंग वन आइडिया फॉर टू लॉन्ग। तो वो ऐसे का जो पूरा राइटिंग स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे है, जो फ्लो ऑफ ऐसे है, वो खराब हो जाता है। क्योंकि अगर वही ऐसे आपको 300-400 वर्ड में लिखना होता तो आई एम श्योर कि हर कोई खुद से अच्छा लिख लेता। बट जब वो उसको इलेबोरेट करने की प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर लोगों को वही प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे ऐसे खराब हो जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप ट्राई करके देखते हैं, बेसिक ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है? वट इज द फर्स्ट थिंग, वट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू बिफोर यू गो ऑन एंड राइट एन ऐसे? नेचुरली इट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ना ऐसे में फिलोसफिकल ऐसे बिकॉज अब आने लग गए हैं, तो ऐसा होता है कि वो हमें ना श्योरिटी नहीं होती कि जो हम लिखना चाह रहे हैं, क्या यही एग्जामिनर ने पूछा है कि नहीं। अब मेरा क्या मतलब है इस बात से, तो मैं ना अपने पूरे इस ऐसे के डिस्कशन को एक ही टॉपिक पे समझाऊंगी। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू ही है, जो मैंने अभी कहा था, द हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। तो इसी टॉपिक के ओरिएंट में हम समझेंगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट स्टेप था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली कि इससे मतलब क्या है। अब आप कैसे किसी टॉपिक को एनालाइज करते हो, तो पहले आप जो इसके ऐसे के की वर्ड है उसको तोड़ते हो। हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल, इसका क्या मतलब है? पालने को झुलाने वाले हाथ, है ना? तो पालने का क्या मतलब है? तो मतलब बच्चे की बात हो रही है, उसके साथ उसकी मदर की बात हो रही है। अब हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल का एक एक्सप्लेनेशन होता है कि ये मदर की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये तो पेरेंट की बात भी हो सकती है ना, कि अगर फादर हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो भी बच्चे को बड़ा करते हैं, नरिश करते हैं, जो पूरी फैमिली भी तो हो सकती है। सो हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल का एक लार्जर इंटरप्रिटेशन कैन बी द फैमिली दैट रेजेस अ चाइल्ड, है ना? वही हैंड्स जो है रूल द वर्ल्ड करते हैं, क्योंकि वो रूल द वर्ल्ड कैसे करेंगे? क्योंकि ये बच्चा जो है आगे जाके कल का भविष्य बनेगा, ये उस फैमिली का भविष्य है, ये उस देश का भविष्य है। तो ऑब्वियसली यही रूल वर्ल्ड करेगा, इन द सेंस कि ये बताएगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आपने अच्छी अपब्रिंगिंग करी बच्चे की, तो आपका जो देश है, जो आपकी समाज है, जो सोसाइटी है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और अगर अच्छे से एक बच्चे की अपब्रिंगिंग नहीं होती है, तो नेचुरली वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा। हो सकता है वो करप्ट हो सकता है, वो ग्रीडी हो सकता है वो कल को क्राइम में चला जाए। तो वर्ल्ड कैसा बनेगा? वर्ल्ड भी जो है उसी तरह से एक अच्छा वर्ल्ड, एक अच्छा फ्यूचर हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्या किया कि मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक करा, मैंने इसको ही ब्रेनस्टॉर्म करा कि मेरे से पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या डायमेंशन में हम इस स्टोरी को खोलेंगे या इस ऐसे को लेयर बाय लेयर खोल सकते हैं। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू इज आइडेंटिफाई द थीम। तो मैंने क्या थीम आइडेंटिफाई करी कि मैं विमेन से स्टार्ट करूंगी, कि विमेन होती हैं जो रॉक द क्रेडल करती हैं, मदर्स होती हैं। फिर उसके बाद उसको ले जाऊंगी कि सिर्फ विमेन ही नहीं होती, बल्कि पेरेंट्स दोनों, फादर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं ले जाऊंगी फैमिली पे, कि फैमिली वैल्यूज, ग्रैंड पेरेंट्स भी तो बच्चे को बड़ा करने में रोल प्ले करते हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कजन, सिबलिंग, सोसाइटी, नेबर, जहां पे भी बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, पूरी एक तरह से तो कहते हैं ना, देयर इज अ सेइंग दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो आपका जो पूरा समाज है, जो उस बच्चे को इनिशियली जब वो छोटा है, जब वो उसको बड़ा करने में, ये जो विलेज है, ये जो समाज उस बच्चे के साथ रहेगा, यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि कैसे जो है डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर जाती है। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू एनालाइज माई थीम एंड स्कोप हियर, ठीक है? तो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग में कीवर्ड कीवर्ड में लिख रही हूँ बेसिकली, है ना? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैं ये कीवर्ड्स कर रही हूँ एनालाइज, जब मैं अपने टॉपिक को एनालाइज कर रही हूँ, तो अवॉइड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द कोर डिमांड ऑफ द टॉपिक। तो इस टॉपिक ने क्या डिमांड करा? इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना जो उस टॉपिक की है ना? हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। अब अगर मैं इसमें जो है ये लिखना चाहती हूँ कि भाई समाज भी वो हैंड हैंड बन सकता है, विच इज रॉकिंग द क्रेडल, स्कूल्स में टीचर वो हैंड बन सकते हैं, तो ये सब क्या है? ये रेलिवेंट डायमेंशन आई एम एक्सप्लोरिंग। लेकिन अगर यहीं पे मैं कोई एकदम इररेलेवेंट डायमेंशन लेके आ जाऊं, जैसे मैं स्टार्ट कर दूं कि हिस्टोरिकली जो है
हैंड्स के पहले क्रेडल होता था, अब आजकल क्रेडल नहीं है, आजकल क्रीश हो गए हैं, या आजकल बच्चे को जो है इतना ज्यादा मतलब इफ आई गेट इनटू थिंग्स व्हिच आर नॉट मेकिंग सेंस और नॉट वेरी रेलेवेंट, है ना। अगर मैं क्रेडल की हिस्ट्री पर चली जाऊं, जैसे कई बच्चे करते हैं, आपको लगेगा कि मजाक कर रही है मैम, पर ऐसा नहीं है। कई लोग अब किसको क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट लिटरली, वो क्रेडल को उठा लेंगे कि भाई रॉकिंग ऑफ द क्रेडल जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये जो है पहले रॉक द क्रेडल करते थे, उसके बाद आजकल ना नए नए तरीके के वो आ गए हैं, चाइल्ड रियरिंग के तरीके आ गए, तो ये सब मतलब इरेलीवेंट है ना। ये लिखने की कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई एजुकेशन पे टॉपिक आता है, तो कई बार लोग जो है स्कूल्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं, बट वो एजुकेशन को होलिस्टिकली देखने वाला टॉपिक होता है। तो उसको जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ इसका। अगर एक टॉपिक आ जाए कि द फ्यूचर ऑफ द नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे देश का फ्यूचर डिटरमाइन करता है। लेकिन कई लोग इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो एक कीवर्ड उठा लेंगे क्लासरूम, और कहेंगे कि हम क्लासरूम से डिस्क्राइब करते करते जो है फ्यूचर ऑफ नेशन पे जाएंगे, एंड देन दे विल ओवरडू इट। उनका पूरा इंट्रो एक दो पेज का ये दिखा रहा होता है कि क्लासरूम जो है कैसे, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लासरूम का एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे कई स्कूलों में आज भी जो है क्लासरूम नहीं है, वो बाहर बैठ के बच्चे मैट पे पढ़ते हैं। तो दीज आर नॉट थिंग्स दैट वी वांट टू से एज द कोर थीम्स ऑफ द ऐसे। आप इसको कहीं एग्जाम्पल में लेटर ऑन लिखना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, लेकिन ये आपका कोर ऑफ द ऐसे नहीं। आपका कोर ऑफ द ऐसे क्या है? एजुकेशन पे है, एजुकेशन सिस्टम पे है, एजुकेशन वैल्यूज पे है, एजुकेशन स्कूल में होती है, स्कूल के बाहर होती है, इन सब डिफरेंट डायमेंशन को एक्सप्लेन करने पे। दैट इज व्हाट वी मीन कि जो कोर डिमांड ऑफ टॉपिक है उससे हमें नहीं हटना है, हमें जो है पेरिफेरल डिमांड्स ऑफ टॉपिक पे नहीं है मतलब घुसना है। बेसिक बात ये है कि एक कोर होता है टॉपिक का और एक पेरिफेरल चीजें होती है विच वी डू टच अपॉन एज एन when required, but then those are things we use as examples, है ना। वो हमारा मेन टॉपिक का डिस्कशन नहीं होती, डिस्कशन का टॉपिक नहीं होती मतलब। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तो कभी भी जो है वो सब चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल कोर कोर चीजें आएंगी। ठीक है, अब आते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू इज व्हाट? ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग। तो वो स्टेप वन वाला जो एनालिसिस हम कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। Now I've written 20 minutes because I think 1.5 hours हम एक ऐसे को दे सकते हैं, 3 hours में 2 ऐसे करने होते हैं। तो उस 1.5 hours में 15 to 20 minutes एक्सक्लूसिवली ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे दो, बिकॉज यू वांट टू ब्रेनस्टॉर्म इट वंस एंड फॉर ऑल, है ना। हम ये नहीं चाहते कि पहले मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं 10 मिनट में छोटी मोटी, फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करें, फिर मिड ऐसे भी रियलाइज किया पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, तो फिर हम वापस अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पेज पे जाए। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं ऐसे लिखने की, ऐसे राइटिंग की बेसिकली, तो हमें लगता है कि यार हर पेज में अगर मैं एक भी पॉइंट लिखूं तो मेरे पास ना 12 पॉइंट्स होने चाहिए बॉडी के, तो एक अच्छा इससे आ जाएगा। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट रियली राइटिंग दैट, तो यू रियलाइज कि यार एक पेज में ना 2 से 3 पॉइंट्स भी आ जाते हैं। एक पॉइंट को समझाने के लिए एक पैराग्राफ काफी होता है। तो फिर एक पैराग्राफ काफी है, मुझे 12 पेज लिखने हैं, सो देन हाउ मेनी points do I need? I need more than 20 points. I need like 24 to 25 points, and that is a lot. तो ये 24 to 25 points is अ वेरी ओवरवेलमिंग नंबर। मतलब 25 पॉइंट कहाँ से ले आएंगे हम एक लाइन के ऐसे के लिए, है ना। 25 थीम्स कहाँ से ले आएंगे? तो इसलिए उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्ट्रक्चरली तोड़ना होता है। आपको कभी 25 थीम्स नहीं चाहिए, आपको बेसिक कोर थीम्स आइडेंटिफाई करनी है। हर एक कोर थीम को जो है उसके बाद सब थीम्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जो हमारा ऐसे का टॉपिक था, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, वहां पे हमने पहले पहले क्या आइडेंटिफाई किया था हमने? रॉकिंग द क्रेडल मीन्स व्हाट? दिस मीन्स द एक्ट ऑफ एनकल्चरेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि एक बच्चे को आप किस वैल्यू के साथ बड़ा करते हो, कैसे उसका ख्याल रखते हो, कैसे उसको छोटे बच्चे से एक वेल डेवलप्ड अडल्ट बनाते हो देश के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए। दैट इज व्हाट रॉकिंग द क्रेडल इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। नर्चरिंग कैसे हो रही है चाइल्ड की, एनकल्चरेशन कैसे हो रहा है चाइल्ड का। तो दिस इज माई कोर थीम। अब इस कोर थीम के अंदर मैं बनाऊंगी सब थीम्स। सब थीम्स क्या बनी? पहला होगा वो एनकल्चरेशन जो मदर करती है, सेकेंड होगा वो एनकल्चरेशन जो फादर करते हैं, थर्ड होगा जो फैमिली के अदर मेंबर्स करते हैं लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, नेक्स्ट होगा जो आपके नेबर्स, आपके सोसाइटी वाले जो भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो करते हैं, नेक्स्ट होगा जो स्कूल में उसका एनकल्चरेशन होता है, क्योंकि यंग मैल्येबल एज में वो स्कूल्स जाता है और वो स्कूल से अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है। तो वो नेक्स्ट पार्ट होगा। लेकिन ये सब किस कोर थीम के अंडर आ रहे हैं? एनकल्चरेशन ऑफ अ चाइल्ड के, जो मैं उठाऊंगी फ्रॉम द की वर्ड दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द टॉपिक विच इज रॉकिंग द क्रेडल। तो उस रॉकिंग द क्रेडल को मैं कनेक्ट करूंगी विद द प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन ऑफ अ चाइल्ड, और फिर उसके अंदर सब थीम्स को मैं एक्सप्लोर करूंगी कि एनकल्चरेशन मदर फादर फैमिली स्कूल सोसाइटी इन सब जगहों से, इवन मूवीज से कैसे होती है, यूट्यूब से कैसे होती है, मतलब जितने भी मीडिया सोर्सेज है वो भी बच्चे को जो है एनकल्चरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब मेरी सब थीम्स है उसके अंदर। तो व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, अब मैं अगर बिल्कुल रैंडमली सोचने की कोशिश करूं तो मेरा आंसर कभी भी या मेरा ऐसे कभी भी स्ट्रक्चर में नहीं आएगा।
बट व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माय पॉइंट्स बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर्स, कि पहला थीम, उस थीम के अंदर 5-6 सब थीम, तो व्हाट विल हैपन इज नेचुरली आई विल बी राइटिंग माय आंसर आल्सो इन दिस वे ओनली। पहले मैं एक थीम उठाऊंगी, फिर उस एक थीम के अंदर एक सब थीम उठाऊंगी और हर सब थीम को एक पैराग्राफ दूंगी। सो व्हाट हैपेंस इज बाय द टाइम वी आर स्ट्रक्चरिंग आवर आंसर, वो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रक्चर आता है, बिकॉज हम एक एक सब थीम को एक के बाद एक लिखते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे में क्या आता है, फ्लो भी आता है, बिकॉज 5-6 पैराग्राफ जो मेरे बने अराउंड द सब थीम्स, वो सब एक ही थीम को एक्सप्लोर करते हुए बने। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी अ फ्लो। मैं एनकल्चरेशन पे ही 5-6 पैराग्राफ लिख रही हूँ और हर पैराग्राफ में एक नया पॉइंट जो है मैं डिस्कवर कर रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ। फिर एक हर पॉइंट को समझाते हुए उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी। जैसे अगर मैं ये लिख रही हूँ कि भाई मदर अपने चाइल्ड का इनकल्चरेशन कैसे करती है, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफन सेड कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। वो क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि शी इज द फर्स्ट पर्सन जो चाइल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, हु टीचर्स द चाइल्ड what words to speak, who makes the child feel comfortable in his own skin, who gives confidence to the child। तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें जब मैं लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्सटैंशिएट कर रही हूँ अपने पॉइंट्स को। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि एग्जांपल्स देने हैं। एग्जांपल जीएस में जो हम देते हैं वो तो जनरल या करंट अफेयर्स वाले होते हैं, वो एग्जांपल ऐसे में देना हर जगह जरूरी नहीं होता, वेर एवर रेलिवेंट, यस। बट व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट वी गिव इन एसेज, वी गिव दीज सिंपल काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल एग्जांपल्स। मतलब जो चीजें ना हम लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वही ऐसे में हम लिखते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ और नहीं है, ऐसे सपोज टू बी योर थॉट। और फिलोसॉफिकल ऐसे यूपीएससी इज आस्किंग स्पेसिफिकली बिकॉज दे वांट टू सी योर थॉट, कि आपकी थिंकिंग कैसी है ना। वो आपसे जीएस में आपकी समझदारी जान लेते हैं कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप कितने स्मार्ट हो, कितने वाइज हो, कितना आपको सिलेबस आता है। बट दे डू नॉट गेट अ चांस टू जज योर थिंकिंग। सो वो कहाँ से मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी आती है ऐसे से। 1200 वर्ड्स का अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, सो दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव टू शो टू द एग्जामिनर व्हाट माय थिंकिंग प्रोसेस इज लाइक, है ना, कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं अगर बच्चे और मदर के चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड के बॉन्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ, सो द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आई यूज, क्या मैं कंपैशनेटली डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, क्या मैं जब फैमिली एंड चाइल्ड के एनकल्चरेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ, एम आई एबल टू शो एंड गिव द ड्यू रिस्पेक्ट दैट द फैमिली रिक्वायर्स। जब हम फैमिली का मेंशन कर रहे हैं तो क्या हम वो कल्चरल वैल्यूज को शो कर पा रहे हैं कि भाई फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं कि स्कूल्स या एजुकेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है चाइल्ड के एनकल्चरेशन के लिए, एम आई राइटिंग इट विद द रिस्पेक्ट दैट द स्कूल्स रिक्वायर। क्या मैं टीचर्स को वो जो एक उनके पास एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि भाई टीचर्स जो है ये बच्चे को जो है माइंडसेट डेवलप करते हैं, तो क्या मैं वो रिस्पेक्ट दे पा रही हूँ जो हम बचपन से बात करते हैं या हम कभी सुना करते थे कि गुरु आचार्य वाला जो एक रिस्पेक्ट टीचर के पास होना चाहिए, क्या मैं वो कहीं पे छोटा सा भी थ्रू सम वर्ड्स, थ्रू सम sentences am I able to portray that? Because these are small, very very small things that actually make the essay a good read, है ना। कोई भी एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा तो उसको अच्छा कब लगता है, जब वो उस ऐसे के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाए। एंड आई डोंट थिंक मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस। बट व्हाट इज अ गुड रीड, अ गुड रीड, गुड बुक, गुड पैराग्राफ, गुड ऐसे, एवरीथिंग एट द एंड बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि जब आपने वो पेज लिखा, वो वर्ड लिखे, वो पैराग्राफ लिखा, पढ़ने वाला आपसे रिलेट कर पाया कि नहीं, है ना। एक अच्छी मूवी भी तो वही होती है वेर वी आर एबल टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद द प्रोटैगनिस्ट। Same happens with an essay also. An essay is at the end of the day it is about the feeling that you leave on the mind of the examiner, कि एग्जामिनर ने आपका ऐसे पढ़ा, उसको कितना बढ़िया फील हुआ या उसको कितना अच्छा लगा आपका ऐसे पढ़ के कि यार ये कुछ अच्छा लिखा है इसने, है ना। ऐसे में आई डोंट थिंक सो, मैंने 3 बार ही ऐसे लिखे हैं एंड आई स्कोर प्रीटी वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे में जो है वो ये देखने की कोशिश करता है कि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, दे नेवर गोइंग आफ्टर दैट। एक बेसिक नंबर ऑफ पॉइंट्स तो चाहिए ही, क्योंकि फिर हम लिखेंगे क्या, हम डिस्कशन क्या करेंगे, है ना। एक ही पॉइंट को तो मैं 4 पेज में नहीं लिख सकती, इसलिए आई नीड दोज पॉइंट्स। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्चुअली शो टू द एग्जामिनर इज हाउ वेल आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, है ना। आप क्या कर रहे हो यूपीएससी के थ्रू, यू वांट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर समडे। व्हाट इज अ क्वालिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो अपनी बात जब रखे, कहीं पे भी जाके रखे, किसी क्राउड में रखे, पब्लिकली रखे, प्रोफेशनली रखे, तो उसको ये आना चाहिए कि हाउ दे शुड बी एबल टू क्लियरली सेंड अक्रॉस देयर आइडियाज, है ना। जो वो सोचता है वो अच्छे से क्लियरली प्रॉपर वर्डिंग्स में क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब करते हुए, सामने वाले से कनेक्शन बनाते हुए क्या वो अपनी बात कह सकता है ना। और ये जज करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है बिफोर इंटरव्यू इज एन ऐसे। तो इसलिए ऐसे जब आप लिखते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऐसे का लिखने का स्टाइल कैसा हो। इट हैज टू बी सिंपल बट इट हैज टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए ब्रेनस्टॉर्म कर लिया उन पॉइंट्स को, ये सब चीजें जो मैंने समझाई दिमाग में रखते हुए, वील गो टू स्टेप 3 व्हिच इज नाउ वी हैव टू मेक एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आई गिव यू अ टिप दैट आई यूज्ड टू फॉलो, मैंने खुद ही डिस्क्राइब मतलब कहीं पे बनाई थी अपने लिए, एंड आई थिंक इनिशियली इट विल हेल्प।
मैं तो खैर एग्जाम में भी ये यूज करती थी, बट यू कैन डू इट इनिशियली एंड लेटर ऑन यू कैन लेट इट गो ऑल्सो, विच इज, सी इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पेज और द फर्स्ट पैराग्राफ जहां पे कि एग्जामिनर और मेरे बीच एक एज अ राइटर कनेक्शन बनेगा। तो व्हाट डू आई वांट? आई वांट टू हुक द एग्जामिनर टू माय एसे, एंड आई वांट कि इंट्रोडक्शन पढ़ते ही वो समझ जाए कि पूरा ऐसे बढ़िया आने वाला है। सो इफ देयर इज वन पार्ट ऑफ द एसे जिसको हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, इफ देयर इज वन पार्ट ऑफ द एसे दैट आई वुड से दैट हैज टू बी सुपर्ब, चाहे आगे का ऐसे आपको आता है नहीं आता है, कम पॉइंट है ज्यादा पॉइंट है, सब ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन क्या खराब नहीं हो सकता है कैसे में, दैट इज द इंट्रोडक्शन। सो देन हाउ डू यू इंश्योर कि इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया इतना परफेक्ट है? What you have to do is you have to brainstorm introduction separately. What does that mean? So आपके पास यूपीएससी में इनफ पेजेस होते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 6 पेज मिलते हैं आपको जस्ट रफ वर्क करने के लिए। तो आई यूज्ड टू हैव वन पेज वाज सफिशिएंट फॉर डूइंग ऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मैं एक ऐसे को 2 पेज देती थी, पहला पेज हो गया पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग का रफ वर्क में, दूसरा पेज हो गया वेयर आई विल राइट माय इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन पूरा लिखूंगी जो भी मेरे मन में आ रहा है, सपोज सम स्टोरी आई वांट टू स्टार्ट विद, मैंने वो स्टोरी बढ़िया लिखी, अब मैं इस इंट्रोडक्शन को यहाँ पे एक बार जो है रिवाइज भी करूंगी, एंड इफ आई वांट आई एम गोइंग टू चेंज इट। सो आई विल मेक माय जितने भी एडिटिंग करनी है इन दिस इंट्रोडक्शन हियर इटसेल्फ इन द रफ पेज। तो यहाँ पे मैंने कई बार इंट्रोडक्शन को छोटा किया है, बड़ा किया है, कई बार इंट्रोडक्शन को पूरा ऊपर से नीचे तक ऑल्टर किया, एडिट किया, जितनी बार जरूरत थी उतनी बार करा, सो दैट आई कम अप विद परफेक्ट वन पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन। क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं परफेक्शन नहीं चाहिए ऐसे ना, अगर ये परफेक्ट हो गया तो इसको चाहे मुझे पीछे अपने रफ वर्क में कहीं पे इसको एडिट करना पड़े कि नहीं इसके वर्ड्स चेंज करते हैं, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, सेंटेंस चेंज करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा क्रिस्प बनाते हैं। कई बार ऐसा होता था कि इंट्रोडक्शन यूज टू बी लाइक वेरी लॉन्ग, एंड आई एम लाइक अगर ये वहां लिखूंगी तो ये 2 पेज में हो जाएगा, 2 पेज का मुझे इंट्रोडक्शन देना ही नहीं है। आई हैड अ वेरी क्लियर माइंड कि मेरा एक ही पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। तो इसलिए इंट्रोडक्शन को छोटा करना जहां पे जरूरत है, स्टोरी बहुत बड़ी हो रही है तो स्टोरी को कंसाइज करना, कौन से एलिमेंट्स रखने हैं कौन से हटाने, ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ इंट्रोडक्शन सेपरेटली होता था ऑन वन सेपरेट शीट। सॉरी, आफ्टर दैट आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मुझे सिर्फ उसको रफ वर्क से कॉपी करके सामने इंट्रोडक्शन में ऐसे वाली जगह पे लिखना था, एंड देन आई न्यू कि हाफ माई वर्क इज डन, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग से उठाने हैं पॉइंट्स, उनको डिस्क्राइब करते जाना है, उनको लिखते जाना है, और ऐसे अपने आप फॉल्स इनटू प्लेस। ठीक है। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन में, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो, राइट? व्हाट यू शुड डू इन एन इंट्रोडक्शन। तो यू कैन गिव अ स्टोरी, यू कैन गिव एन एनेक्डोट, आप कुछ हिस्टोरिकल लिख सकते हो, है ना, कि किसी हिस्टोरिकल फिगर की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ जो आपको एक कोई वर्ड कीवर्ड मिल जाता है ऐसे का, एंड यू वांट टू जस्ट स्टार्ट सिंपली बाय डिफाइनिंग दैट कीवर्ड। मान लो एजुकेशन सेक्टर पे था, यू जस्ट वांटेड टू स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एजुकेशन एज, मतलब वट एवर यू वॉन्टेड टू डू इज फाइन, एज लॉन्ग एज द इंट्रोडक्शन इज गुड एंड होल्डिंग। वो जो हुक वाला फैक्टर होता है ना, कि भाई इंट्रो पढ़ के ही मजा आ जाए, वो जिस भी तरीके के इंट्रोडक्शन सारा इज फाइन। बट एक इंट्रोडक्शन की मिस्टेक है जो मैंने टाइम एंड अगेन देखी लोगों को करते हुए, विच इज आपके ऐसे में एक टॉपिक दिया होगा, वो एक कोट बेस्ड ऐसे होगा, आप उस कोट को एक्सप्लेन करने की जगह आप एक नया कोट लिख देते हो, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट कोट बिकॉज इट इज अ रेलिवेंट कोट, बट दैट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, जैसे गांधी जी का एक कोट है ना, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अब मान लो क्वेश्चन आपका कुछ आ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर कि ठीक है कि क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द रोल दैट इट प्लेज टू सेव द एनवायरनमेंट। मान लो एक ऐसा ऐसे बेस्ड क्वेश्चन था, and you started with this quote. So I do not think that it is right to explain the essay with a quote. You can definitely start by explaining the topic and then go on and give a quote. कि that is why it is often said, फिर आप अपना quote बताओ and then you go on and explain the quote. That is fine. बट एकदम शुरुआत की पहली लाइन ही अगर किसी कोट से होती है और फिर पूरा इंट्रोडक्शन उस कोट को समझाने पे होता है, तो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा लगता है, दिस इज द इंप्रेशन दैट इट गिव्स इज, आपसे पूछा कुछ था और आपने इंट्रोड्यूस कुछ और कर दिया। नहीं, जो आपसे पूछा है उसी को इंट्रोड्यूस करते हुए उसको अपने कोट से कनेक्ट कर दो, इज फाइन। जो कोट आप बताना चाह रहे हो, आपके मन में आ रहा है, यू वांट टू डिस्कस इट, यू थिंक इट इज वेरी एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, लेकिन पहले उसका कनेक्शन बनाओ विद द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आंसर करना है ना, हमें अपना नया क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना है और उसको आंसर करना है, जो पूछा है उसको आंसर करना है। तो उसके लिए you have to start by defining and explaining exactly what is asked. Then you can give your quote to substantiate that. And then following में जैसा भी आप आगे करना चाहो अपना ऐसे को डायरेक्शन देना, वो आप कर सकते हो। ठीक है। स्टेप 4 इज टू ऑर्गेनाइज द बॉडी लॉजिकली। नाउ दिस विल ऑटोमेटिकली हैपन अगर आपने लॉजिकली अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त ही अपने जो जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, कीवर्ड्स हैं, जो भी स्कोप्स आप करने वाले हो,
डिस्कवर करने वाले हो एग्जाम में, वो आपने पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग में लॉजिकली लिख दी होंगी, उसके अंदर उसके सब स्कोप्स वगैरह भी डाल दिए होंगे, तो ये अपने आप लॉजिकली ही आने वाला है। ठीक है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज कि जैसे हम कोर्ट की अपने ऐसे टॉपिक की बात कर रहे थे, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, इसमें आपने पूरा रॉकिंग द क्रेडल समझा दिया कि कैसे जो है बच्चे की एनकल्चरेशन होता है। फिर आपने समझाया कि वाई इट इज गोइंग टू डिफाइन हाउ वी विल क्रिएट द फ्यूचर जनरेशन विच विल रूल द वर्ल्ड, वो कैसे होगा वो सब आपने समझा दिया। बट व्हाट इफ यू फील लाइक कि यार पॉइंट्स कम हो रहे हैं ना, दो ही तो डायमेंशन बनाए हमने, तो नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर मोर डायमेंशंस। सो हाउ डू यू यूजुअली डू दैट इन एन एसे? तो आप जो डायमेंशन एक्सप्लेन करते हो उसको आप थीसिस कहते हो, उसी का एंटी थीसिस भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। जैसे अगर आप ये समझा रहे हो कि इट इज द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल विच रूल्स द वर्ल्ड, इसका उल्टा क्या होगा कि समटाइम्स इट इज the hands that rock the cradle are not important and are not that relevant. There are many other factors also which will determine how a child is going to grow up. वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो उस चाइल्ड की इनेट क्वालिटीज हो सकती हैं, वो हो सकता है किसी तरीके का कोई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। वो आपने देखना है, हो सकता है कि उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हो रहे हो विच इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। जब वो बच्चा छोटा था तब कुछ नहीं था, बट एज अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप कोई सडन इंटरनेशनल इवेंट आ जाए, जैसे कोरोना जैसा इवेंट आ गया विच काइंड ऑफ चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो वो सब चीजें जो है वहां पे कई चीजें और भी मतलब फैक्टर्स आ जाते हैं विच विल डिटरमाइन हाउ द फ्यूचर ऑफ अ सोसाइटी, अ पर्सन, अ कंट्री इज गोइंग टू बी। तो मतलब वो हमें एंटीथीसिस रखनी होती है, और वो एंटीथीसिस जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं पॉइंट्स बढ़ाने में हेल्प करती है, एंड दैट इज रेलिवेंट क्योंकि हम उसी टॉपिक का दूसरा साइड एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के जो रेलिवेंट अदर पर्सपेक्टिव हैं ये हमें उसी टॉपिक में से निकालने पड़ते हैं। जैसे सिर्फ हैंड्स द रॉक द क्रेडल नहीं है, और भी फैक्टर्स है विच रूल द वर्ल्ड। ऐसे ही हम एक और इसमें से निकाल सकते थे कि रूलिंग द वर्ल्ड का मतलब क्या है। रूलिंग द वर्ल्ड मीन्स दैट यू विल बी इन अ टॉप लीडरशिप पोजीशन, ऐसा लगता है। बट इसका एंटीथेसिस क्या है कि रूलिंग द वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग, है ना। अगर आपने एक अच्छा बच्चा बना दिया, हैंड्स दैट वर रॉकिंग द क्रेडल, द फैमिली, सोसाइटी, अगर वो एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बना पाते हैं, तो इट डजंट इवन मैटर इफ ही रूल्स द वर्ल्ड और नॉट, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिश्ड ही होगा, वो अपनी लाइफ में खुश होगा, वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होगा, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेगा ही, भले इसको दुनिया जाने या ना जाने। ही विल नॉट बी अ फेलियर इन एनी सेंस, है ना। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द आइडियल प्रोडक्ट ऑफ अ वेलफेयर सोसाइटी। तो ऐसे कुछ करके ये क्या हो गया कि अब उसका एंटीथेसिस हो गया। अगर बस पॉइंट्स की कमी हो रही है तो मैं ये साइड भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि सिर्फ रूल द वर्ल्ड ही इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अच्छे इंसान बनाना भी जरूरी है, फॉलोइंग द लीडर भी जरूरी होता है। हर किसी को लीडर ही नहीं बनना है टू रूल द वर्ल्ड, वी ऑल्सो नीड फॉलोअर्स टू एक्चुअली डू व्हाट द रूलर और द लीडर सपोजिटली इज गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स, है ना। उसको करने के लिए भी तो हमें अच्छे हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग लोग कैसे बनते हैं, वो उसी से बनते हैं, वो क्वालिटीज से बनते हैं तो उनको बचपन में मिली होती है। दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लोरिंग, है ना। हम जितने चाहे उतने थीम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी सिंपल से सेंटेंस बेस्ड कोट बेस्ड ऐसे में से हम दुनिया भर की थीम्स निकाल सकते हैं। कुछ डायरेक्टली निकलती है, कुछ इनडायरेक्टली निकलती है, बस उनको ऑर्गेनाइज एक लॉजिकली तरीके से करना है आपको, और वो आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही कर लेना है। फिर उसके अंदर के सब थीम्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में निकाल लेने हैं, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज यू विल बी राइटिंग ऑल द सब थीम्स ऑफ अ कोर थीम वन आफ्टर द अदर, ये तो लॉजिकल है, तो अपने आप जो है फ्लो आ जाता है उसमें। ठीक है। देन अवॉइड अब्रप्ट जंप्स बिटवीन आइडियाज, क्यों कहा था मैंने, क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज कई बार क्या होगा ना, आप बहुत आपके पास एक थीम चल रहा होगा, देन यू वांट टू सडनली गो ऑन टू द नेक्स्ट थीम। तो ये जो थीम का चेंज होता है ना, जब भी वहां पे क्या होता है, वहां पे कई बार एक अब्रप्ट जंप फील होता है पढ़ने वाले को। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, यूज कनेक्टिंग लाइन्स। कनेक्टिंग लाइन्स होती है दैट वाइल वी हैव सीन दिस, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी में बी ऑल्सो सीन, और फिर आप अपना अदर थीम पे जंप कर दो। कुछ भी लिख सकते हो, लाइक having understood these factors, let us move on and realize there are certain other factors also. तो इस तरह की जो कनेक्टिंग लाइंस होती है ना, वो हेल्प करती हैं अब्रप्ट लाइंस या अब्रप्ट थीम्स के बीच में जो जंपिंग है उसको अवॉइड करने में। तो ये सुनने में सोचने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कई बार हम मिस कर देते हैं, तो इसको हैबिट का पार्ट बनाना है। और ये हैबिट का पार्ट तब बनेगा मोस्टली जब आप अपने एसेज को एक दो बार खुद से पढ़ोगे, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू सी कि कहाँ पे जो है अब्रप्ट जंप्स आ रहे हैं, एंड वेयर आई कुड हैव रिटन थिंग्स डिफरेंटली। एक दो बार रिवाइज करने से अपने ऐसे के बाद में ही समझ में आती है कि आपकी राइटिंग, क्योंकि हर किसी का राइटिंग स्टाइल इनेट तरीके से डिफरेंट होता है, तो आपका राइटिंग स्टाइल कैसे डिफरेंट है, वंस यू एनालाइज दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू करेक्ट इट। ठीक है। स्टेप 5 पे चलते हैं, यूज बैलेंस परस्पेक्टिव। नाउ व्हाई आई हैड टू से दैट इज बिकॉज कई बार लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एसेज में, है ना। हमने पहले ही कहा था कि ऐसे इज द वन
पार्ट ऑफ द एग्जाम जहाँ पे आप अपने आइडियाज लिख सकते हो, यू कैन कम अप विद योर आइडियाज। और हम में से कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा प्रो फेमिनिस्ट होते हैं, या हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा प्रो सोशलिस्ट टाइप के हैं, और जो भी हमारे आइडियाज हैं वो कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड तरीके से निकल जाते हैं। सो देन यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि भाई आपको हमेशा जो है बैलेंस स्टांस लेके चलना है। आप बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट या एकदम राइटिस्ट बातें नहीं कर सकते पूरे ऐसे में। कहीं पे एक आध जगह पे आप एग्जाम्पल देने के लिए करते हो इस फाइन, कहीं कोई पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए आप करते हो इस फाइन, लेकिन आपका एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एक थॉट प्रोसेस दिखना चाहिए वो बैलेंस ही दिखना चाहिए। और वो कैसे होगा, उसके लिए यू विल हैव टू कॉन्शियसली मेक दिस एफर्ट कि जब आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डेड सेंटेंस लिख रहे हो तो एक बार उसको उसी वक्त एनालाइज कर लो कि यार मैंने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड सा लिखा कि देयरफॉर आई फील इट इज एसेंशियल, इट इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस दैट ऑल women शुड गेट दिस राइट, ऐसा कुछ आप लिखते हो। तो एक बार रुको, उसको रीरीड करो, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार कंफर्म कर लो, देन मूव ऑन, है ना। कई जगहों पे करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए, लेकिन देर आर सर्टन प्लेसेस, सर्टन इंस्टेंसेस में यू शुड नॉट डू इट, है ना। जैसे कि कोई पॉलिटिकल स्टांस लेते हो, आपको कोई बहुत ज्यादा अपना एकदम हार्डकोर अप्रोच दिखाने की जरूरत नहीं है ना। कई बार हम रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात कर रहे होते हैं, वहां आपका पर्सनल क्या स्टांस है दैट इज इमटेरियल, ठीक है। वो किसी ने पूछा नहीं होता, वो हम गलती से, बिकॉज हमारे अंदर इतना डीप रूटेड सा होता है वो फीलिंग, तो हम लिख देते हैं। वो लिखना नहीं है, आपको हमेशा जो है एक जनरल बैलेंस स्टांस लेके ही चलना है, ठीक है। क्योंकि दैट काइंड ऑफ पर्सन इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन सोसाइटी ऑल्सो, है ना। हमें हमारी वैल्यूज, हमारे थॉट सब कैसे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉन्च भी हो सकते हैं, बट you cannot go on expressing that in front of everyone, and that is something that you have to realize even as a normal citizen also, कि सबको नहीं बताने। And similarly, very importantly, if you're in a leadership position, if you're in a public position, तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं बताने, ठीक है। वहां पे आपको अपनी ऑब्जेक्टिविटी ही दिखानी होती है, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, पब्लिक लाइफ वर्सेस प्राइवेट लाइफ, राइट। तो एग्जाम में ऐसे में भी जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, और ये एक अच्छी हैबिट है जो अभी से डेवलप कर लेनी चाहिए, ठीक है। देन लाइक आई सेड, बैलेंस पर्सपेक्टिव मींस होलिस्टिक थिंकिंग, है ना। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए आंसर को, ऐसे को लिखो। स्टेप 6, इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। ये आई थिंक हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर लिया कि कुछ एग्जाम्पल्स तो डायरेक्टली होते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं। मान लो कि मैं इसी ऐसे में बात कर रही थी, मैं बात कर रही हूँ विमेन की लिटरेसी के ऊपर, देन आई कैन डेफिनेटली गिव द लिटरेसी रेट, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ उस स्टेट्स के बारे में लिखना चाहती हूँ जहाँ पे विमेन लिटरेसी रेट इज हाई, दैट इज डायरेक्टली अ डेटा पॉइंट दैट आई कैन गिव। कई जगहों पे डेटा पॉइंट की जरूरत नहीं होती, सिंपल ऑब्जर्वेशनल एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। जैसे कि आप रूरल इंडिया में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कंडीशन ऑफ विमेन है वो अभी भी काफी पीछे है एज कम्पेयर टू दी अर्बन इंडिया। इसके लिए कोई डेटा लिखना जरूरी नहीं, इट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन गिव, ठीक है। तो वाइल वी नो कि डेटा इज इंपॉर्टेंट, बट डेटा इज नॉट समथिंग दैट यू टू ऑलवेज राइट। कई जगहों पे जो हमारे एनालिसिस बेस्ड चीजें होती है ना, ओपिनियंस होते हैं, वो भी ऐसे में चल जाते हैं। भले ही हो सकता है वो जीएस में ना चले, बिकॉज जीएस इज मोर क्रिस्प, बट ऐसे में चल जाते हैं। तो ऐसे में अगर मैं पेट्रियार्की पे बात कर रही हूँ तो मैं एक सिंपल जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकती हूँ, ठीक है। कि जब हम बात करते हैं कि पेट्रियार्की स्टिल कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन रीजन या द टॉप रीजन वाई women आर नॉट एबल टू रीच their ट्रू पोटेंशियल। ये एक बेसिक जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को किसी डेटा फैक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने एक एनालिसिस बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टेटमेंट लिखा है। ये ऑब्वियसली ये दिखाता है कि ये आपका एक व्यू पॉइंट है। तो इफ यू वांट टू गिव सच अ स्टेटमेंट, तो रिमेंबर दैट इट विल बी एसोसिएटेड विद योर व्यू पॉइंट, बट एज लॉन्ग एज इट इज अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट जो कि ऑलमोस्ट हर कोई ही मानता है, तो इसमें कोई डेटा पॉइंट देने की, वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती। आप जनरली जेनेरिकली भी दे सकते हैं, ठीक है। पर एग्जाम्पल्स दो, बिकॉज एग्जाम्पल्स ही हैं जो आपके ऐसे को क्रेडिबल बनाते हैं। अभी आप अपने पूरे ऐसे में आइडियाज लिख रहे हो, तो वो आइडिया किस एनालिसिस से आया, आपने ऐसा क्या देखा है सोसाइटी या समाज में कि आपके मन में ये आइडिया है, वो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बता सकते हो। therefore these examples are very important to make your ideas credible। कि मान लो अगर मेरा ये आइडिया है, ऐसा मुझे लगता है, और मैं ऐसे में ये चीज लिख रही हूँ कि जो रोल ऑफ मदर इन अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग है दैट इज मच मोर ग्रेटर देन द रोल ऑफ से ग्रैंड पेरेंट्स और फादर, ठीक है। ये एक बहुत जनरल सी बात है, ये मैं मानती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ। सो देन आई कैन गिव एन एग्जाम्पल टू सब्सटैंशिएट। आई कैन ऑलवेज से, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेनी women they give up their careers to become housewives and look after their children, thus their role becomes far greater than that of the husbands who are still going out for their career jobs, work, etc। तो ये कितनी सिंपल सी एग्जाम्पल देके मैंने अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर दिया कि क्यों औरतों का या वेमेन का, मदर्स का रोल ज्यादा है, क्योंकि वो घर पे रुक के बच्चे का ख्याल रख रही है, जो कि फादर्स नहीं कर रहे होते हैं। दिस अ सिंपल एग्जाम्पल, दिस अ सिंपल आइडिया, एंड दस इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग कि भी आप अपने एग्जाम्पल से अपने आइडिया को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं इस तरह। स्टेप 7 की बात करते हैं। स्टेप 7 टॉक्स अबाउट मेंटेन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, बहुत फ्लावरी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए यूपीएससी के ऐसे में।
बहुत कंपाउंड टाइप के सेंटेंस क्रिएशन, वो कॉम्प्लेक्स वाले नहीं चाहिए। जितना सिंपल लिख सकते हो उतना सिंपल लिखो, लेकिन उसको हर जगह जो है सब्सटैंशिएट करते चलो, एग्जाम्पल देते हुए चलो। छोटे सेंटेंस, क्लियर सेंटेंस इज मच बेटर देन अ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। तो जिस भी सेंटेंस में आपका आइडिया क्लैरिटी के साथ आ जाता है, वो एक अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, आपको ज्यादा ये नहीं सोचना। कई लोग ये कहते हैं माई इंग्लिश इज नॉट गुड। इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी करने की जरूरत भी नहीं है, एक बेसिक लेवल की होनी चाहिए। अगर वो नहीं है आपकी, थोड़ा सा और जो है इंग्लिश में रिटन एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपको शौक है। कुछ नहीं करना है तो भाई चैट जीपीटी, अपना ऐसे लिखो, चैट जीपीटी को अपलोड कर दो और उसको बोलो करेक्ट माई ग्रामर। एंड वी कैन नॉट रिलाई ब्लैंकली ऑन एआई लाइक चैट जीपीटी, क्योंकि वो ह्यूमन टच नहीं डाल सकता आपके ऐसे में, है ना। और ऐसे में हम वही तो ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं आपके थॉट्स कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हो। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट कंपैशनेट ह्यूमन टच। वो काम शायद चैट जीपीटी ना कर सके, लेकिन चैट जीपीटी आपका ग्रामर तो पक्का करेक्ट कर देगा। सो फॉर दोज लिटिल थिंग्स, अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली फॉर एसेज, आप एआई का यूज कर सकते हो, है ना। शॉर्ट सेंटेंसेस दैट इंप्रूव रीडेबिलिटी आर मच बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, बस ये याद रखना। और जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल देते चलो, सब्सटैंशिएट करते चलो अपने पॉइंट्स को। ऐसे कोई डिस्कशन समझो, ठीक है। जैसे दो फ्रेंड्स बैठ के कोई चीज डिस्कस करते हैं ना, तो हम कितने इलेबोरेटली समझाते हैं छोटी छोटी बातों को। वही आपको ऐसे में करना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से इन डेप्थ जाके समझाओ। बिकॉज अब ऐसे भी फिलोसफिकल आते हैं, और फिलोसफिकल में डीप जाना जरूरी होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट फिलोसफी इज अबाउट ना। फिलोसफी आपकी थिंकिंग को, आपके ऑब्जर्वेशंस को और अंदर घुस के एनालाइज करती है। तो फिलोसफिकल ऐसे एक्चुअली यही चाहता है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप सिंपल आइडियाज को, सिंपल चीजों को कितने अच्छे से घुस के इन डेप्थ एनालाइज करते हो, और उससे आपको क्या समझ में आता है अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन से। दैट इज व्हाट फिलोसफिकल एसेज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। स्टेप 8 इज फाइनली कंक्लूजन। सो कंक्लूड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? कई लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़िया बॉडी चल रही थी, फिर दे रियलाइज सडनली कि अब तो पेज खत्म हो गया, आखिरी पेज पे आ गए, और एक अब्रप्ट कंक्लूजन, ओके गुड बाय टाइप का। तो समझाओ तो, कंक्लूजन ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। कंक्लूजन हैज टू हैपन ग्रेजुअली, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पूरे ऐसे में धीरे धीरे इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने ऐसे स्टार्ट किया, फिर आपने बॉडी में जो है पूरा एकदम उसको हाइट पे ले गए, आपने अपनी पूरी जो भी डिस्कशन था उसका एकदम कोर बनाया। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। आपने जो मोमेंटम ऊपर का क्रिएट किया है एसएमएस को, धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ही नीचे लाएंगे। तो कैसे आता है वो? पहले आता है प्री कंक्लूजन डिस्कशंस, और फिर आते हैं कंक्लूजन। ठीक है, प्री कंक्लूजन डिस्कशन मतलब एज सुन एज यू रियलाइज कि अभी मेरे पास जो है आखिरी के 2, 3 या 2.5 पेज बचे हैं, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट योर प्री कंक्लूजन डिस्कशंस। सो यू सिंपली स्टार्ट बाय कंक्लूडिंग ऑल द डिस्कशंस दैट वर हैपनिंग। मतलब जो जो भी आपने पहले डिस्कस करा, उन सब पॉइंट्स को एक रीकैप के फॉर्म में आपको खत्म करते जाना है। तो आप कहोगे देयरफॉर वी हैव एनालाइज्ड, वी डिस्कस दैट, ये सब जो भी फैक्टर्स थे उनको वापस लिखो, शॉर्ट में लिखो। अगर आपने कोई पॉडकास्ट भी सुना होगा तो आपने रियलाइज किया होगा, या कोई न्यूज चैनल्स पे डिस्कशन सुने होंगे, पैनल डिस्कशन, सो यू रियलाइज कि आफ्टर द डिस्कशन हैपेंस, सब लोग अपना वेरिड ओपिनियन देते हैं। देयर इज अ पर्सन एंकर जो उस सबको जो है एक बार में समराइज कर देता है कि आज हमने ये डिस्कस किया, ये ऑल आर आर इनसाइट्स, दीज आर आर ऑब्जर्वेशंस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, देन वी कंक्लूड। सिमिलरली प्री कंक्लूजन का भी यही काम होता है। जो डिफरेंट डायमेंशन में हम गए, उसको हम एक बार जो है ऊपर ऊपर से एनालाइज करते हुए खत्म करेंगे कि ओके वी हैव एनालाइज दैट दीज आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर, एंड व्हाटएवर यू हैड बेसिकली सीन, वो सब आपको दोबारा लिख के प्री कंक्लूजन करके देन यू गो ऑन एंड कंक्लूड। इस कंक्लूजन में जो है आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। वन इज अ वेरी सिंपल बेसिक कंक्लूजन, जहाँ पे आपने सारे डिस्कशन को एंड करा, वहां पे आप एक सिंपल वे फॉरवर्ड, या जो भी आपका एक आखिरी एक ऑब्जर्वेशनल टेक अवे, टेक होम मैसेज है, वो आप लिख सकते हो कि दस वी कंक्लूड कि दिस इज व्हाट हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम जो ऐसे डिस्कस कर रहे थे अभी तक, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, उसका सिंपल कंक्लूजन हो सकता है कि therefore we realize that the hands that rock the cradle, which are directly or indirectly involved in the upbringing of a child, ultimately create the future of the child। इस तरह का कोई सिंपल सा ऑब्जर्वेशनल या एनालिटिकल कंक्लूजन हो सकता है। व्हाट एल्स कैन यू डू? सी, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमारे पास एक इंट्रो था, बॉडी में बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं, एक थोड़ा सा और क्रिएटिविटी जो है हम कंक्लूजन में ला सकते हैं। सो वहां पे जो है आप कुछ आइडियाज या वे फॉरवर्ड टाइप दे सकते हो, है ना। वहां पे आप कुछ नया सजेस्ट करना चाहो तो प्री कंक्लूजन में कर सकते हो, प्लीज लास्ट के कंक्लूजन में नहीं करना, प्री कंक्लूजन में कर सकते हो। बिकॉज प्री कंक्लूजन इज वेयर यू आर गोइंग टू शो कि हमने जो भी डिस्कस करा, इससे दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम हमने एनालाइज करी है, हो सकता है कि मैंने रियलाइज करा हो कि भाई एक चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल था पेरेंट्स का, एक्सेट्रा। देयरफॉर व्हाट डू आई एनालाइज या कंक्लूड? देयरफॉर आई कंक्लूड दैट जो चाइल्ड के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, suppose the first 10 years of the life of the child, they are very critical. So in those years, he requires the maximum support, whether it is some family, institutions,
government, society, etc., everything. So these years, there should be some kind of social consensus about how to raise the children for these years. ऐसा कुछ कह के अगर मैं कुछ बनाना चाहती हूँ तो मैं बना सकती हूँ क्रिएटिव सा अपने कंक्लूजन, प्री कंक्लूजन में. एंड देन फाइनली एक एंडिंग पैराग्राफ होगा जहां पे हम सब कुछ को खत्म करेंगे. हम एक तरह से वी जस्ट वांट टू एंड द डिस्कशन. तो उसमें जो है छोटे सेंटेंसेस देके देयरफॉर, thus we see, now we have realized, hence it can be concluded. ऐसे कुछ सिंपल सा एक दो सेंटेंस देके we will like to finish the conclusion, right? Presentation matters. Now this is very important, this step 9. Why? क्योंकि आपका ऐसे मैंने क्या कहा था कि एक्सपीरियंस, इट इज एन एक्सपीरियंस फॉर द रीडर. तो इट शुड बी अ गुड एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स बट ऑल्सो वो पॉइंट्स कितने इजीली वो पढ़ पाया. मतलब आपका प्रेजेंटेशन कितना नीट था, बहुत ज्यादा कटिंग, क्रॉसिंग, राइटिंग, स्क्रिबलिंग ओवर वर्ड्स, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना. देन उसके बाद आपका जो पैराग्राफ लिखने का स्टाइल है, देयर इज अ सेट पैटर्न जो हम स्कूल में ही सीखते हैं पैराग्राफ लिखने का. इफ यू रिमेंबर कि 3 फिंगर गैप देते हैं लेफ्ट मार्जिन से, देन वी स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. व्हाई इज दैट? ताकि एक इंडेंटेशन कहते हैं इसको, है ना. पेपर पे जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसकी जो इंडेंटेशन होती है, कितनी स्पेसिंग उसको लेफ्ट मार्जिन से मिलेगी, पिछले वाले पैराग्राफ से थोड़ा सा एक लाइन ब्लैंक छोड़ के देन नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. अगर आप बहुत क्लोज क्लोज लिख रहे हो, बहुत मतलब हॉज पॉज तरीके से लिख रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस ऑफ दी ऐसे, चाहे ऐसे कितना ही अच्छा हो, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है. तो हमें खराब नहीं करना है ना एक्सपीरियंस. हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा ऐसे एक मीडियोकर ऐसे हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि मेरा एग्जामिनर फिर भी ऐसे पढ़ने के बाद जो कॉपी बंद करे तो ही गोज होम विद अ गुड एक्सपीरियंस, है ना. उसको अच्छा लगे वो ऐसे पढ़ के. तो उसके लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हो सकता है कभी कि एग्जाम में कोई ऐसा ऊपर नीचे ऐसे आ जाए जहां पे आप अच्छा ना लिख पाओ, या कहीं पे आपके कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो जाए कि आपको नहीं आ रहे थे, और आपने जस्ट अननेसेसरीली ट्राई टू स्ट्रेस दोस पॉइंट्स. दिस कैन हैपन समटाइम्स. कई बार टाइम की कमी हो जाती है सेकंड ऐसे में. So all these things are possible. But what is the one factor that at least we can practice at home and go in the exam hall with कि भाई ये तो मैं अच्छा ही करूंगी. That should be your presentation. है ना. बाकी फैक्टर्स हमारी कंट्रोल में नहीं होते. कई बार कभी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं लिख पा रहे थे स्पीड से और आपको थोड़ा सा छूटने लग गया तो आपने बहुत जल्दी कर दी, जो भी हुआ, तो कुछ पॉइंट्स रह गए एक्सेट्रा. बट एटलीस्ट प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो सकती है ना हमेशा. उसकी हैबिट तो हम घर से ही डाल सकते हैं, अभी से डाल सकते हैं. सो नीट हैंड राइटिंग, प्रॉपर स्पेसिंग, है ना. लॉजिकल पैराग्राफिंग. लॉजिकल पैराग्राफिंग मीन्स एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट लिखो. वो जो एक सब थीम हमने सीखा था कैसे एक्सप्लोर करते हैं, वो सब थीम लिखो. तो पैराग्राफ को लॉजिकल लगता है कि भाई हर पैरा एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा है ना. एक पैरा 1.5 पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकता है. इट कैन नॉट बी दैट यू राइटिंग 1 पॉइंट एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ अनदर पॉइंट, देन यू लीव इट मिडवे एंड देन यू स्टार्ट the next paragraph and you continue with that point. A paragraph has to end when the point ends, and then a new paragraph means starting of a new point. That is how paragraphs are logically written. Then last step, step 10 is basically manage your time wisely. वैसे तो ऐसे में टाइम की प्रॉब्लम आती नहीं है बिकॉज 3 hours and just 2 essays is pretty comfortable, है ना. आपके पास 1.5 घंटा एक ऐसे लिखने के लिए, और इसमें आप आराम से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी दे सकते हो, which is very very comfortable. However, कभी भी कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कई बार. अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के साथ दैट आई नो ऑफ पर्सनली ऐसा हुआ है कि जैसे आप ऐसे, क्योंकि ऐसे फर्स्ट एग्जाम होता है ना, तो थोड़ा सा एंग्जाइटी भी अलग होती है, और कई लोग फर्स्ट टाइम पेपर लिखने जाते हैं तो गलती से जो है रोल नंबर गलत लिख दिया, क्वेश्चन पेपर का नंबर गलत डाल दिया, कुछ ऐसा हो जाता है. एंड देन इनिशियली वो 10-15 मिनट थोड़ा सा फ्रैंटिक हो जाते हैं ना, उसमें आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि यार पता नहीं मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, रोल नंबर गलत हो गया, पता नहीं क्या होगा. यू टेल द एग्जामिनर, ही मेक्स नेसेसरी करेक्शंस, बट देन आपका मूड खराब हो जाता है और आपकी एंग्जाइटी बहुत हाई हो जाती है. सो ऐसे में हो सकता है यू माइट एंड अप वेस्टिंग 20-30 मिनट्स ऑफ द essay जो आपके 3 hours अलॉटेड है. तो इसमें जो है मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजों में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है एकदम घड़ी से कट के चलो. वैसे तो जरूरत नहीं होती है ऐसे में, आई रीआइटरेट कि जीएस में हमें जरूरत पड़ती है दैट वी हैव टू लुक एट द वॉचेस एवरी हाफ एन आवर और सो एटलीस्ट. हर 15 मिनट भी देखते हैं कई बार लोग, लेकिन आधे घंटे में यू हैव टू सी कि भाई स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं. ऐसे में यूजुअली नहीं पड़ती, कंफर्टेबल होता है. बट इफ इट एवर हैपेंस कि किसी कारण की वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाए, तो बी माइंडफुल ऑफ जस्ट वन थिंग. टाइम जो भी वेस्ट होना था हो गया,
1.5 घंटा पहले ऐसे का है मेरा, 1.5 घंटा दूसरा ऐसे का है। अगर मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो भी जाता है, मान लो 20 मिनट्स मेरे वेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ समथिंग इनिशियली, कोई बात नहीं, 1.5 घंटे की लिमिट में आई हैव टू फिनिश माई फर्स्ट ऐसे। ठीक है, वो जो हाफ टाइम मार्क है ना, उस हाफ टाइम मार्क को रिलीजियसली लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला ऐसे खराब होने के चक्कर में दूसरा ऐसे भी आपका खराब हो जाए। ठीक है, तो आपका जो भी फर्स्ट ऐसे में गड़बड़ होती है, ऊपर नीचे हो गया, वो हो गया, खत्म करो उसको। उस 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको निपटा के खत्म करना है। so that when I start my next essay, एटलीस्ट एक फ्रेश माइंड के साथ, इनफ टाइम के साथ, बिना टेंशन के मैं ब्रेनस्टॉर्म कर सकूं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही होती है। अगर आपको टाइम का क्रंच है तो आप गंदी हैंड राइटिंग में फटाफट स्क्रिबल कर सकते हो इफ यू हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड इट। बट अगर आपका लास्ट बार टाइम कम पड़ जाए, तो आप ब्रेनस्टॉर्म उसी वक्त करने बैठो तो आपका आइडियाज ही नहीं आएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करके देना ही पड़ता है। मुझे 1.5 घंटा पहला जब ऐसे का खत्म होगा, उसके बाद रिलीजियसली 20 मिनट अपने आप को काम डाउन करके ब्रेनस्टॉर्मिंग के देने हैं। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इफ योर फर्स्ट ऐसे गोज अ लिटिल हेवायर, सेकंड वाला उसकी वजह से खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, and almost 500 words लिखने हैं। And then the last advice would naturally be to please practice regularly। ठीक है, अब आप ऐसे को बहुत ज्यादा तो नहीं लिख सकते बिकॉज बहुत सारी और जीएस वगैरह भी करना होता है, वेयर आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे अगर आप 15 days में एक बार भी लिखते हो इनिशियली, या मे बी लेटर ऑन इवन 3 weeks में एक बार लिखते हो, वंस यू आर डन विद योर बेसिक थिंग्स एंड यू काइंड ऑफ मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग ऐसे, तो आप 20 days में एक बार लिख सकते हो। बट इनिशियली यू शुड डेफिनेटली राइट वंस एवरी फोर्टनाइट, है ना, हर 15 दिन में एक बार एक ऐसे लिखो। अपना ऐसे सबसे पहले खुद ही इवैल्यूएट किया करो, बिकॉज कोई और इवैल्यूएट करेगा भी तो वो क्या बता देगा, वो आपके पॉइंट्स की गलती बता देगा ऊपर नीचे। वो कभी भी आपको वो नहीं बता पाएगा ना कि आपके ऐसे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो जब आपने ऐसे खुद पढ़ते हो, पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक, फिर फर्स्ट वर्ड से एंड वर्ड तक, यू विल रियलाइज हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर दी ऐसे। अगर आपको ऐसे पढ़ के लग रहा है कि यार अच्छा लिखा है, तो देन दैट इज अ वेरी गुड फीडबैक दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ कि ओके आई हैव लर्नड समथिंग, मैं अच्छा जा रही हूँ ऐसे लिखने में। लेकिन अगर आपको अपना ही ऐसे पढ़ के लिखता है यार, पॉइंट्स तो ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, लेकिन लिखा अच्छा नहीं है, समहाउ ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत अच्छी रीडिंग करी है, इट सीम्स लाइक इट कुड हैव बीन बेटर। अगर ये फीलिंग आ रही, दैट मीन्स ये ऐसे नीड्स टू इम्प्रूव। एंड देन हाउ डू यू इम्प्रूव इट? यू जज योर ओन सेल्फ। आप पढ़ के देखो ना क्या गलत लग रहा है। क्या इंग्लिश बिल्कुल बहुत ही बेसिक लिखी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करनी है? या क्या ऐसा हो रहा है कि यार पहला एक पैराग्राफ में कोई एक पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद सेकंड में कुछ और नया पॉइंट स्टार्ट कर देता हूँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है। देन यू करेक्ट दैट, यू गिव कनेक्टिंग लाइंस। आपको लगता है कि बहुत बेसिक पॉइंट्स लिख रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा इसमें, लाइक इट इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत बेसिक सा एक पॉइंट लिख के छोड़ देता हूँ, तो फिर एक्सप्लेनेशन ज्यादा करो। आपको लगता है कि बस पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, दैट मीन्स एग्जाम्पल्स की कमी है, तो एग्जाम्पल्स बढ़ाओ। तो ऐसे करके जो है यू हैव टू एनालाइज योर ओन ऐसे, एंड यू हैव टू सी हाउ यू कैन इम्प्रूव इट फॉर योर ओन सेल्फ एज अ रीडर। क्योंकि ऐसे को जो भी चेक कर रहा है, वो नॉलेज पे चेक नहीं कर रहा है, वो ऐसे कितना वेल रिटन है, ऐसे का जो एक्सपीरियंस है उस पे ही चेक कर रहा है। सो आई थिंक वहां पे तो एवरीबडी कैन बी देयर ओन इवैल्यूएटर्स, एंड प्रोबेबली दैट इज द बेस्ट वे टू करेक्ट एन एसे आल्सो इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। कोई और आपको एक एक लाइन नहीं बता सकता कि इसका स्टाइल चेंज करो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि नहीं यार मेरी राइटिंग स्टाइल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड हाउ आई कैन डू दैट। तो विद दैट आई थिंक हमने बेसिक चीज समझ ली ऑफ हाउ टू राइट एन एसे। If time permits, then we'll discuss other essays also. Like what we can do is we can take up good essays written by other people and just go through them and see कि what they have written well। या कोई खराब ऐसे भी होते हैं, इसमें बहुत ऐसे कॉमन ब्लंडर होता है। खराब ऐसे मतलब क्या ही है, लेकिन उसमें कोई ऐसा ब्लंडर होता है जो उस ऐसे का रीडिंग एक्सपीरियंस एकदम खराब कर देता है। जैसे इंट्रो बहुत बेकार होगा, बाकी पूरा ऐसे बहुत अच्छा होगा, ऐसे भी ऐसे देखे मैंने। सो इफ वी कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ essays, we can discuss those and see what are the good factors and what are the kind of not so good factors जो ऐसे इसको अच्छा या बुरा बनाते हैं, है ना, as an experience। तो we'll do that if time permits, but I think this video was good enough for you to understand कि ऐसे लिखना कोई, आप लोग क्या पूछते हो ना कि how should you write an essay, तो एंड गिव सम स्ट्रैटेजी इन डिटेल। तो ऐसे लिखना कोई बहुत अलग चीज नहीं है, जो हम आज तक बचपन से लिखते आए हैं ऐसे भी वैसा ही एक राइटअप है। दी ओनली थिंग इज कि हियर इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ मोर पॉइंट्स, लिटिल बिट ऑफ मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर दोस पॉइंट्स, एंड देन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फ्लो इन दोस पॉइंट्स। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो और अपना इंट्रोडक्शन आपने एक बार ही सीख लिया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट यू नीड टू डू मोर। इट इज मोर देन इनफ टू राइट अ गुड ऐसे। एंड खुद सेल्फ इवैल्यूएट करते रहो, एंड और तो क्या ही चाहिए। गुड लक।